उदार स्कूल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो ये पढ़ने से पहले हम इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे, सतत आवेश वितरण। पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। सतत आवेश वितरण। अब सतत आवेश वितरण क्या होता है? हमने पढ़ा आवेश तो विभक्त होता है। आवेश का क्वांटीकरण में हमने देखा है कि आवेश क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, विभक्त रूप से फैला होता है, वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। चार्ज जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, डिस्क्रीट होता है। लेकिन मान लो ये कोई पदार्थ है, ये चालक है। इसके पृष्ठ पे मैंने इसे चार्ज दिया 1 माइक्रोकूलम। जब इसे 1 माइक्रोकूलम चार्ज देंगे, मान लो इसे धनावेश दिया 1 माइक्रोकूलम, तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे? 1 माइक्रोकूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Q बराबर N, तो N बराबर Q बटे E। Q का मान 1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 बटे E 1.6 10⁻⁻19। अब इसे सोल्व करो तो ये कितना जाएगा? ऊपर ले जाओ 10⁻13। 10⁻13 को लिख सकते हैं 10 × 10⁻12 1.6, तो 16 6 2 5 10⁻12, यानी ये आ गया आपके पास ये संख्या आप देख रहे हो। इतने इलेक्ट्रॉन इससे हमने निकाल लिए, यानी 1 2 इकाई 2 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 62,500 करोड़ इतने आयन हमने इसमें बना दिए। इतने इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से निकाल लिए। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ऐसे कितने प्लस है? 62,500 करोड़ धनावेश इसमें हमने बना दिए। तो जब इतनी सी दूरी पर इतने सारे धनावेश हम बनाएंगे तो वो हमें कैसे प्रतीत होंगे? यानी मैं पहले मान लो ये 6 ही है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि अलग अलग है। अब और बढ़ा दो इसमें, अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, तो आपको कैसे लगने लगेंगे? ये ऐसे लगने लगेंगे कि इनके बीच में तो जगह है ही नहीं। ऐसे लगने लगेगा इनके बीच में जगह नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार का जो वितरण है वो क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण। यानी छोटे से पृष्ठ पर बहुत सारे चार्ज अगर हम रख दें तो ऐसा आवेश वितरण कहलाएगा सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब है विभक्त आवेश किसी पृष्ठ पे सतत रूप से वितरित कर दे तो ऐसा वितरण कहलाएगा सतत आवेश वितरण। अब देखो, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का है। पहला जो है वो है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, तो रेखीय आवेश वितरण यानी आवेशों का वितरण कैसा होना चाहिए? एक विमीय। जब आवेश का वितरण एक विमीय हो या एक ही रेखा के अनुदिश हो, एक रेखा के अनुदिश हो। एक विमीय मतलब जैसे कोई तार है, ठीक, इस तार पे ऐसे चार्ज रख दें तो ये कैसा होगा? रेखीय आवेश वितरण। ये तार है कोई, या मान लो कोई वलय है, ये वलय ऐसे वलय है केवल, ठीक, इस वलय को चार्ज कर दें ऐसे, तो ये कैसा आवेश वितरण है? रेखीय आवेश वितरण। यानी कि लाइन पर हम रखें, पूरे में नहीं फैला है, केवल वलय है तो केवल बाउंड्री पर फैलेगा। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। तो प्रत्येक आवेश वितरण के लिए हम उसका घनत्व डिफाइन करते हैं।
इसका घनत्व क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को किससे लिखेंगे हम? लेम्डा से। जैसे आप द्रव्यमान घनत्व लिख रहे थे वैसे ही है। रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा, लेम्डा बराबर कितना होता है? रेखीय आवेश घनत्व का मतलब है प्रति मीटर आवेश की मात्रा। रेखीय आवेश घनत्व मतलब प्रति मीटर आवेश की मात्रा। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? Q बटे L, टोटल चार्ज बटे टोटल लेंथ। तो या इसे ऐसे लिख सकते हैं dQ बटे dl, किसी अल्पांश पे आवेशों की संख्या बटे अल्पांश की लंबाई। ये कहलाएगा अपना लेम्डा, रेखीय आवेश घनत्व। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? यहां से निकाल लो मात्रक। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक Q बटे L, कूलाम पर मीटर। अच्छा, बीमा क्या होगी? कूलाम की होती है 80, T1 A1, M बटे मीटर, मीटर की होती है L, तो L ऊपर चला जाएगा, L माइनस 1 T1 और A1। ठीक है, ये है अपना रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण यानी एक विमीय। अब दूसरा है, दूसरा कौन सा है हमारे पास? पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, तो पृष्ठीय आवेश वितरण यानी आवेशों का वितरण कैसा हो? द्विविमीय। आवेशों का वितरण कैसा होना चाहिए? द्विविमीय, 2 डायमेंशनल हो, या किसी पृष्ठ के ऊपर फैला हो, पृष्ठ पर फैला हो, यानी पृष्ठ पे समान रूप से वितरित हो, उसे हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। जैसे एग्जांपल के रूप में आप कोई चालक प्लेट ले लीजिए, एच प्लेट है, चालक भी हो सकती। ठीक है, चालक प्लेट में भी आवेश वितरित करोगे तो कैसा होगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। इसके ऊपर ऐसे आवेश वितरित हो गया ना, द्विविमीय, दो डायरेक्शन में वितरित है। या कोई वलय हो, सॉरी वलय नहीं, चकती। वलय तो एक विमीय होगा, चकती। तो चकती हो मतलब इधर प्लस 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 प्लस, ये कैसा होगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। अब इसके लिए भी घनत्व डिफाइन करना है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे डिफाइन करेंगे हम? सिग्मा से। तो सिग्मा से क्या होगा? टोटल चार्ज बटे टोटल एरिया, या dQ बटे dA, dQ बटे dA गणित के रूप में ऐसे लिखेंगे। अच्छा, इसकी परिभाषा लिखनी होगी तो हम लिखेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, ये क्या कहलाएगी? सिग्मा। अच्छा, मात्रक क्या होगा? Q बटे A, निकालो, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, बीमा क्या होगी? कूलाम की तो वही T1 A1 पर मीटर स्क्वायर, यानी L पे कितना आ जाएगा? -2 T1 और A1। ये इसकी दिखाओ। अच्छा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो ये ऐसे इसे चार्ज करें तो कहाँ पे आवेश घनत्व ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा? तो जहां नुकीला हिस्सा है, यहाँ का चार्ज घनत्व Cp, यहाँ का चार्ज घनत्व सिग्मा P, यहाँ का सिग्मा Q। तो जहां नुकीला एरिया है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। जो नुकीला वाला हिस्सा है वहां चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है वो हम पोटेंशियल के अंदर पढ़ेंगे, विभव वाले में। अब तीसरा जो वितरण है, वो है आयतन आवेश वितरण।
कैसा आवेश वितरित होना चाहिए? त्रिविमीय, यानी त्रिविमीय आवेश वितरण या संपूर्ण आयतन में वितरण। उदाहरण के तौर पे कोई अचालक गोला, जब आवेश का वितरण हो उसके संपूर्ण आयतन के अंदर हो, पूरी वॉल्यूम के अंदर हो, तो हम उसे बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। जैसे कि अचालक गोला, अगर कोई गोला अचालक है, चालक में नहीं होता, चालक में क्या होता है? पृष्ठ आवेश वितरण होता है। अचालक में ही होगा ये आयतन आवेश वितरण, क्योंकि चालक में अगर आयतन के अंदर चार्ज दे तो भी वो कहाँ आ जाता है? पृष्ठ पर। लेकिन अचालक में ऐसा नहीं होता। अगर हम पूरे आयतन के अंदर प्लस चार्ज रखते हैं ऐसे, तो ये वितरण क्या कहलाएगा? आयतन आवेश वितरण। अच्छा, इसका घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को किससे लिखेंगे? रो से। तो रो बराबर कितना होगा? टोटल चार्ज बटे वॉल्यूम आयतन, या dq बटे dv। अगर हम छोटे छोटे अल्पांश काटे तो लिखेंगे dq बटे dv, अल्पांश का आवेश बटे अल्पांश का आयतन। अच्छा, अगर परिभाषा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, तो इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम पर मीटर क्यूब। और बीमा क्या हो जाएगी? एन पे तो 0 है, नीचे मीटर क्यूब है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एन की पावर -3, P1 और A1, ये इसकी बीमा हो जाएगी। तो ये हमने तीनों प्रकार पढ़े इसके, कि देखिए आवेश वितरण एक विमीय हो, और पृष्ठीय आवेश वितरण द्विविमीय हो, आयतन आवेश वितरण यानी त्रिविमीय वितरण। अब जब ऐसा वितरण हो तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? सतत आवेश वितरण में से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, अगर सतत आवेश वितरण है तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? मान लो यहाँ पे चार्ज वितरित है ऐसे, मान लो इसे 1 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया। कितना चार्ज दिया गया? 1 माइक्रोकूलम, यानी 62,500 करोड़ इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिए गए। कितने आयन इससे बना दिए गए? तो यहाँ इस बिंदु पर, इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकालें सर? क्योंकि सभी की दूरी अलग अलग है, इसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी अलग है यहाँ से, ठीक। तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि सबके इसके कारण निकाले, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, सब चार्ज के कारण निकाले और सबको जोड़ दे। ऐसा करेंगे तो उम्र बीत जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आवेश है वो कितने हैं? 62,500 करोड़। हम तो पूरी जिंदगी बिता देंगे इसमें। तो ऐसा नहीं करना। हम क्या करते हैं कि इस पूरे टुकड़े में आवेशों का वितरण सतत मान लेते हैं। कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहां चार्ज नहीं है, पूरे पे चार्ज है। तो पूरे पे चार्ज तो एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, तो बहुत छोटा सा टुकड़ा। जब बहुत छोटा सा टुकड़ा काटते हैं तो वो क्या बन जाता है? बिंदुवत। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सर वो हम सूत्र लगा देंगे E बराबर KQ बटे R²। तो भाई ये कहां से लगाएंगे? ये तो बिंदुवत आवेश के लिए है, ये तो बिंदुवत है ही नहीं, और इसमें R भी अलग अलग है, ठीक। तो बिंदुवत नहीं है, ये बिंदुवत नहीं है। तो बिंदुवत हमारे पास सूत्र केवल बिंदुवत आवेश के लिए, हम केवल बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता निकाल सकते हैं KQ बटे R²। तो हमें बिंदुवत बनाने के लिए
बिंदुवत बनाने के लिए इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। इस छोटे से टुकड़े के कारण, इस एक टुकड़े के कारण, एक अल्पांश के कारण इस पे जो छोटी सी तीव्रता होगी वो फाइंड आउट कर लेंगे, डी, छोटी सी तीव्रता निकाल लेंगे। ठीक, फिर उस तीव्रता का हम क्या कर देंगे, समाकलन, यानी सबके कारण तीव्रता निकालनी है तो उसका क्या कर देते हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन कर देंगे तो कुल तीव्रता आ जाएगी। तो आपको देखो जब भी कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको ये पॉइंट्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले पॉइंट, सबसे पहले आप आवेश घनत्व निकालोगे, आवेश घनत्व का निर्धारण कैसे करोगे, अगर रेखीय आवेश वितरण है तो कितना हो जाएगा, Q बटे L, या अल्पांश के लिए dQ बटे dL। अगर पृष्ठीय आवेश वितरण है तो Q बटे A, dQ बटे dA। अगर आयतन आवेश घनत्व है तो Q बटे V या dQ बटे dV। पहले आपको ये निर्धारित करना है। फिर दूसरा, फिर एक अल्पांश के कारण तीव्रता निकालनी है, एक अल्पांश के कारण तीव्रता कितनी हो जाएगी, डी, क्योंकि वो बिंदुवत है, अल्पांश बिंदुवत हो जाएगा। छोटा सा टुकड़ा काटना है, छोटा सा टुकड़ा है तो बिंदुवत है, तो बिंदुवत के कारण कितनी होती है, के क्यू, क्यू की जगह कौन आ जाएगा, डी क्यू, क्योंकि क्यू तो पूरा माना है, अल्पांश का डी क्यू मानेंगे तो बटे आर स्क्वायर, तो ये डी आ जाएगी। ठीक है, अब तीसरा हमें ये देखना है कि क्या सब अल्पांश के कारण जो तीव्रता आई है वो सेम है कि अलग अलग है। आपको तीव्रता की दिशा, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, ई सदिश, क्या सब टुकड़ों के कारण एक ही डायरेक्शन में, अगर ऐसा है, समान दिशा है, समान दिशा है तो हम क्या कर देंगे, समाकलन विधि से टोटल निकाल लेंगे। इन पूरे के कारण कितना होगा, पूरे के कारण निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, जो छोटा सा निकाला है उसके कारण समाकलन, छोटे से का समाकलन, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है, सबकी डायरेक्शन सेम है तो सब एक ही डायरेक्शन में है तो सबको जोड़ दो। जोड़ने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन करना। अब देखो अगर ये वाला ये ऐसे हो जाएगा, समाकलन के डी क्यू बटे आर स्क्वायर, यही तो डी का मान है, जो एक के कारण निकाला वो यहाँ रख देंगे, डी क्यू बटे आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब अगर रेखीय आवेश घनत्व है तो यहाँ डी क्यू का मान रख देंगे, लेमडा इंटू डीएल। अगर रेखीय है तो ये क्या हो जाएगा, के लेमडा इंटू डीएल बटे आर स्क्वायर। अच्छा अगर ये है पृष्ठीय आवेश वितरण तो ये कितना हो जाएगा, कि इस dq की जगह कौन आएगा, सिग्मा इंटू डी। अच्छा अगर आयतन आवेश घनत्व है तो इनकी जगह पे कौन आ जाएगा, कि dq की जगह रो इंटू dv, तो ये आ जाएगा रो dv बटे आर स्क्वायर। ठीक, हाँ अगर दिशा भिन्न है तो क्या होगा, जैसे इसमें इस अल्पांश का इधर हो, प्लस के कारण बाहर की ओर होती है, किसी भी बिंदु पे डायरेक्शन निकालनी है तो उस बिंदु को उस चार्ज से मिलाते हुए लाइन खींच दो, वो तो या तो अंदर की ओर होगी या तीव्रता उस लाइन से बाहर की ओर, प्लस है तो बाहर की ओर धक्का मारेगा, तो माइनस है तो अंदर खींचेगा। अब देखो ये इसकी दिशा अगर भिन्न है तो, अगर सबकी डायरेक्शन भिन्न हो तो हम घटक बनाएंगे, एक x का घटक, एक y का घटक, या तो उसमें घटक कट जाएंगे एक डायरेक्शन में, और नहीं कटे तो दोनों डायरेक्शन के घटक को जोड़कर समाकलन करेंगे। कैसे, जैसे मान लो एक डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन के कट गए तो कौन सी डायरेक्शन बच जाएगी, इधर वाली, मतलब या तो कोस थीटा के घटक बचेंगे या साइन थीटा के। अब कोस थीटा के घटक का अलग ही निकाल लो, ई
समाकलन डीई कोस थीटा। अगर घटक बच जाए तो हम क्या लिखेंगे, समाकलन डीई कोस थीटा। इसका मतलब कोस थीटा के घटक जुड़ रहे हैं, ठीक। तो डीई तो ये रहा, डी तो ये रहा, उसके साथ कोस थीटा हो जाएगा, यानी सबके साथ कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा। हाँ, साइन थीटा और बचता है, तो एक और निकालेंगे ई, समाकलन डीई साइन थीटा। तो सबके साथ साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है। 4 ही पॉइंट। पहला आप आवेश घनत्व निकालो, दूसरा आपको क्या करना है, एक अल्पांश बना लो, उसके कारण तीव्रता निकालो। तीसरा क्या करना है, आपको चेक करना दिशा समान है तो डायरेक्ट समाकलन कर दो, दिशा भिन्न भिन्न है तो जो घटक बच गए उनका समाकलन कर दो, ठीक है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं जो बुक में न्यूमेरिकल्स भी है वो। एग्जांपल ये है, एक समान आवेशित वलय के कारण उसकी x पर तीव्रता ये मान लो आपकी वलय है, ये वलय है ऐसे, ठीक है, ऐसे रखी गई है वलय। ये वलय है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ये इसकी एक्स हो गई, ये तो एक्स होगी। अब इस एक्स पे कोई पॉइंट मान लिया आपने, ये यहां पर इस पी बिंदु पे ये O है, ये पी पॉइंट है, तो यहां से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी, एक्स पे मान लो या आर पे मान लो, एक्स दूरी पे इस बिंदु पे तीव्रता निकालनी है। और ये क्या है, वलय है एक समान रूप से आवेशित, ऐसे ये वलय है ऐसे आवेशित है, इसके बीच से जो एक्स निकल रही है उस पर तीव्रता निकालनी है। तो हमारे लिए जो पहला पॉइंट है वो क्या है, आवेश घनत्व को निर्धारित करना। तो इसका आवेश घनत्व कौन होगा, रेखीय आवेश घनत्व। वलय के लिए एक लाइन पे फैला है, पूरी वलय के पृष्ठ के ऊपर नहीं फैला, केवल बाउंड्री पे फैला। तो लेम्डा का मान कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना मान लेते हैं, क्यू। तो क्यू बटे टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, कितने लेंथ में फैला है, वर्ग की परिधि पर 2 पाई आर। या अगर हम एक अल्पांश काटने से, ऐसे इसके अल्पांश काट दे बहुत सारे, तो अल्पांश काटने पड़ेंगे, तो अल्पांश के लिए लिखें तो क्या जाएगा, dq बटे dl। हमने माना dl लंबाई के छोटे अल्पांश काट दे, जैसे एक अल्पांश ये है, ठीक, ऐसे अल्पांश काट दे इसके बहुत सारे इन्फिनिटी। तो लेम्डा डिफाइन करो सबसे पहले, लेम्डा हो गया q बटे 2 पाई आर dq बटे dl। अब दूसरा पॉइंट, एक अल्पांश के कारण तीव्रता निकालो, ये अल्पांश है, इसके कारण तीव्रता ये कितनी मान ली, dE। एक अल्पांश के कारण है तो 1 ले लो एक बार, तो dE1, ये अल्पांश, इस छोटे से अल्पांश पे छोटा सा चार्ज कितना है, dq, और इसकी लेंथ कितनी है, dl। इस पे चार्ज dq है, इसकी लेंथ कितनी है, dl। अब E बराबर कितना होता है, kq बटे r स्क्वायर। तो q की जगह छोटा सा चार्ज dq बटे ये r स्क्वायर। अब ये x, ये r, तो ये कितनी है, √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, kq बटे r स्क्वायर, यानी अल्पांश और बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये बचेगा केवल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं,
ठीक है, एक अल्पांश के कारण निकाल लिया। तीसरा बिंदु हमारा क्या था कि सब अल्पांश के कारण डायरेक्शन देखेंगे। अब आप ये वाला अल्पांश लो, इससे ठीक अपोजिट, तो इसके कारण डायरेक्शन किधर आएगी, इस ओर। दूसरे अल्पांश के कारण तीव्रता कितनी है, DE2, इसकी डायरेक्शन इधर है। अब कैसी डायरेक्शन है, भिन्न भिन्न है, तो क्या बनाएंगे, घटक। अब घटक बनाने के लिए ये थीटा मान लिया, ऐसे ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा होगा कि नहीं, ये थीटा होगा। अब ध्यान से देखो आप, ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। 6 अभिमुख कोण, ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब DE1 के दो घटक होंगे, ये इधर है, तो इसके दो घटक, एक तो ये कौन सा हो जाएगा, DE1 cos थीटा, और दूसरा ये घटक इधर DE1 sin थीटा। इस DE2 के लिए देखो, इसके भी दो घटक बनेगा, एक तो ये, एक ये, इधर कौन सा आ जाएगा, DE2 cos थीटा, इधर कौन सा आ जाएगा, DE2 sin थीटा। हमने घटक बना दिए DE2 के दो घटक, cos थीटा, sin थीटा। इस DE1 के भी दो घटक, DE1 cos थीटा, DE1 sin थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरे जो अल्पांश माना है बिंदुवत, उसके कारण कितनी तीव्रता होगी, तो K Q कितना है, DQ, जितने भी अल्पांश लेंगे सबकी लंबाई और चार्ज समान रहेगा, K DQ बटे R स्क्वायर। इसका भी R कितना है, जितना ये है। इसके कारण में जो तीव्रता है वो इतनी ही रहने वाली है, क्योंकि चार्ज सेम है और दूरी भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग रहेगी। अब यहां से देखिए, डायरेक्शन अलग है, लेकिन DE1 और DE2 बराबर है, DE1 DE2 दोनों बराबर है, तो दोनों और cos थीटा से गुणा कर दो, तो DE1 cos थीटा, DE2 cos थीटा भी बराबर होंगे। अगर sin थीटा से गुणा कर दो तो DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा। भाई DE1 बराबर DE2 है, दोनों और cos थीटा से गुणा करो तो ये आएगा, दोनों और sin थीटा से गुणा करो तो ये आएगा, मतलब ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। तो ये दोनों जो सेम है वो तो कट जाएंगे क्योंकि अपोजिट है। तो जो sin थीटा के घटक है वो एक दूसरे से विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ये लिखना पड़ेगा थ्योरी में। और cos थीटा के घटक एक ही डायरेक्शन में होने से जुड़ जाते हैं और परिणामी तीव्रता दर्शाते हैं। तो देखो परिणामी तीव्रता कितनी आएगी। अब हमने घटक तो कर लिए, घटक करने के बाद क्या करते हैं, सबके कारण निकालने के लिए समाकलन कर देते हैं। समाकलन किसका समाकलन, DE1 cos थीटा। मैंने कहा था कि अगर cos थीटा वाला घटक बचे तो cos थीटा आएगा, sin थीटा वाला बचे तो sin थीटा आएगा। घटक नहीं हो तो केवल DE1 आता है। तो E बराबर, अगर यहाँ सदिश लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट x के। तो E का मान कितना होगा, समाकलन DE1 ये रहा, K DQ बटे R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर cos थीटा। E के समाकलन, अच्छा DQ का मान यहां से लिखते हैं, मैंने बताया था चौथे स्टेप में। DQ कितना होता है, लेमडा इंटू DL, तो लेमडा इंटू DL R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा देखो यहां से, ये थीटा है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे करण। ये थीटा तो आधार कितना है x, करण कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब जो चीज, तो E बराबर जो चीज कांस्टेंट है उसे बाहर लिखो, K लेमडा कांस्टेंट। सब पॉइंट के लिए ये x भी कांस्टेंट है,
भाई इस वाले के लिए भी ये इतनी x दूरी पे रहेगा, सबके लिए x है, x बटे नीचे कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, देखो यहाँ ये एक पावर है और ये 1/2 पावर है, तो कितनी हो गई 3/2, क्या बच गया केवल dl। अब पूरा dl जोड़े, समाकलन dl का मतलब है जितने अल्पांश काटे हैं सबकी लंबाई का योग। तो कितने अल्पांश काटे इसके, इस वलय के पूरे अल्पांश काट लिए, तो वलय की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 2πr, दिया जाएगा के लेमडा x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ कितना जाएगा 2πr। ठीक है, तो यहां से देखो 2πr, ये लेमडा का जो मान है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं q/2πr, या आप ये कर लो लेमडा इंटू 2πr, ये जो इतना है लेमडा इंटू 2πr, लेमडा इंटू 2πr, इसकी जगह क्या जाएगा टोटल चार्ज, लेमडा इंटू 2πr, तो इसकी जगह क्या जाएगा टोटल चार्ज, तो E आएगा के लेमडा इंटू इसकी जगह पे क्या जाएगा Q, ऊपर क्या रह गया x, नीचे क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये मान आएगा। एक वलय के कारण उसकी x पे तीव्रता आएगी के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वो ऐसे निकालते हैं। पहले वलय लो, उसके कारण आवेश घनत्व निकालो, फिर एक अल्पांश के कारण तीव्रता निकालो, फिर ये चेक करो दूसरा अल्पांश लो, क्या डायरेक्शन अलग अलग है तो घटक बना दो, फिर दूसरे के कारण तीव्रता निकालो, अगर वो समान है तो घटक कट जाएंगे, अपोजिट वाले सेम वाले जुड़ जाएंगे, तो जुड़ गए उनके कारण तीव्रता निकालो, d1 cos थीटा का मान रख दो, d1 का मान रख दो, ये आ जाएगा। फिर लेमडा इंटू 2πr की जगह पे